हेलो फ्रेंड्स, CO2 एमिशन या फिर यूं को तो कार्बन एमिशन हमारे प्लानट को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। इसके वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसके वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है और जो सी लेवल है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है उनको बहुत ही बुरा इफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम स्टडी करें कि मेजर कार्बन एमिशन कहाँ से हो रहा है तो हम ये इजीली देख सकते हैं कि जो मेजर कार्बन एमिशन है वो व्हीकल यानी कि 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर से हो रहा है। तो बहुत सारे कंट्रीज इसको रोकने के लिए पेरिस ट्रीटी एग्रीमेंट या फिर बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट बना के काम करें। एक तो कॉमन सोल्यूशन निकल के आ रही है कि हम ईवी में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ईवी में शिफ्ट होने के लिए भी एक प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए, क्योंकि आप एक नॉर्मल कार को सडनली ईवी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका पूरा ही अलग सेटअप होता है और उसके लिए चार्जर सेटअप करना पड़ेगा और प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए। तो कंट्रीज ये सोचना स्टार्ट कर दी कि ऐसा कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि हम अभी के कार में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे निकल के आया है इथेनॉल ब्लेंडिंग। और ये टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे गवर्नमेंट इसको कितना ज़्यादा पोस्ट करे, ये जानने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको 2-3 बार यानी कि बायोफील्ड डे में और इंडिपेंडेंस डे में और इससे बहुत सारे जगह पे इसके बारे में बात कर चुके। और अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश किए थे उसमें भी इसके बारे में बात हुआ था। तो चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये किस तरह से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और इसके वजह से कौन सा एक इंडस्ट्री है जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि काम कैसे करता है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो अभी अगर करंट सिचुएशन का बात करें देन इंडिया अपने 85% ऑफ द फ्यूल इंपोर्ट करता है और इसका जो कॉस्ट आता है, सालाना कॉस्ट आता है वो है 12 लाख करोड़ रुपीस। इंडिया इतना सारा पैसा बाहर की कंट्रीज को दे रहा है जस्ट फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फ्यूल के बिना हम लोग चल ही नहीं सकते। और बात ये नहीं कि हम लोग इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, बात ये है कि हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। और कहाँ पे भी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होता है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, देन इस डायरेक्टली इंडिया को और इंडिया की इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। जिसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया था तो अमेरिका ने इंडिया को और बाकी सारे कंट्रीज को ये बोला था कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट मत कीजिए। तो इसी की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसा देके दूसरे कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता था। और ये भी चीज़ है कि अगर किसी प्रॉब्लम के कारण कोई एक कंट्री इंडिया को ऑयल देने से मना कर देता है तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को या फिर इंडिया को ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ इंडिया के लिए लागू नहीं होता, ये सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है सबके लिए लागू होता है। तो अभी सारे कंट्रीज मिलकर इसका एक सोल्यूशन निकाले हैं जिसका नाम है इथेनॉल ब्लेंडिंग। और ये सारे कंट्रीज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें। जैसे कि अभी ब्राजील में करेंटली इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज यानी कि टोटल जो फ्यूल है उसमें कितना % पेट्रोल या फिर गैसोलीन रहेगा और कितना % इथेनॉल रहेगा वो 27% है। चाइना में ये है 10%, यूरोपियन यूनियन में ये है 10% और थाईलैंड में अभी ये करेंटली 6% है। और अगर इंडिया का बात करूँ तो इंडिया में ये करेंटली है 8.5% और इंडिया का ये टारगेट है कि 2022 खत्म होने तक ये 10% हो जाए और 2025 तक ये 20% हो जाए। यानी कि हमारे फ्यूल में 20% इथेनॉल रहेगा और 80% गैसोलीन रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी पुणे के पास और एक ट्रायल प्रोजेक्ट हुआ था जहाँ पे 100% इथेनॉल यानी कि E100 पे काम किया जा रहा था और उसका एक टेस्टिंग भी चल रहा था। और TVS अपने एक पॉपुलर मॉडल TVS अपाचे पे भी E80 यानी कि 80% ब्लेंडिंग और E100% ब्लेंडिंग के ऊपर काम कर। तो अभी तो हमने जान लिया कि सारे कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही है, तो लेकिन इसका काम कैसे होता है और इथेनॉल ब्लेंडिंग करने पर ये हमारे जो कार्बन को कैसे रिड्यूस करता है और हमें कैसे फायदा पहुंचाता है। तो पहले चीज़ ये है कि इथेनॉल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। तो जब हम इथेनॉल को हमारे नॉर्मल फ्यूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि इसका प्रॉपर कंबस्टन हो पाता है, जिसकी वजह से फ्यूल का एफिशिएंसी अच्छा निकल के आता है और हम सेम फ्यूल से ज़्यादा पार निकल पाते हैं। और सिर्फ ये चीज़ ही नहीं, अगर हम E20 फ्यूल को यूज़ करते हैं देन हमारा जो कार्बन एमिशन है वो डायरेक्टली 5% डिक्रीज होता है। और इसकी वजह से सिर्फ इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ देन ये इंडिया सिर्फ एक साल में 30,000 करोड़ रुपये सेव करता है अगर हम 20% भी इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देते हैं। तो अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये काम कैसे करता है और इसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट को या फिर हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कैसे बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसे सेक्टर के बारे में या फिर ऐसे एक इंडस्ट्री के बारे में जो कि इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है या फिर यूँ कहूँ तो एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने वाला है। तो वो इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि शुगर इंडस्ट्री इसकी वजह से कैसे इफेक्ट होने वाला है, हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि शुगर इंडस्ट्री काम कैसे करता है। तो अगर आपको शुगर निकालना है देन आपको चाहिए शुगर केन। तो शुगर केन का भी एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए। शुगर केन का जो पहले का ग्रास पार्ट होता है वो आपको नहीं चाहिए। शुगर केन का जो नीचे का स्टेम पार्ट होता है जो कि एक बहुत ही टॉप पार्ट होता है वो सिर्फ आपको चाहिए। तो जब शुगर केन को लाया जाता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको मार मार के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं और उसको एक प्रोसेस में डाला जाता है, उसको निचोड़ा जाता है, जिसके बाद 2 चीज़ निकलते हैं। तो पहला निकलता है जूस और दूसरा निकलता है बगास।
तो बागास को जनरली पावर प्रोडक्शन के लिए छोड़ दिया जाता है और जूस को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो जूस को अब हीटिंग, फिल्ट्रेशन और वेपरेशन करने के बाद उसको एक प्रॉपर गाढ़े सिरप में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है शुगर निकालने का मेन प्रोसेस। तो उसके बाद जब हम सिरप को क्रिस्टलाइज करते हैं तो पहले निकलता है ए हेवी शुगर, और दूसरे बात करने के बाद बी हेवी शुगर, और तीसरे बात करने के बाद सी हेवी शुगर। तो यहाँ से आप लोग तो जान गए होंगे कि ए हेवी शुगर बेटर होता है और सी हेवी शुगर सबसे नीचे लेवल में होता है। तो जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो निकलता है मेलोसिस, जो कि हम जनरली अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मेलोसिस को अगर हम डिस्टिलरी में डालते हैं तो वहाँ से निकलता है एथेनॉल। तो जनरली पिछले कई सालों से शुगर इंडस्ट्री ये ट्रेडिशन या फिर ये सिस्टम को फॉलो कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली शुगर का प्राइस जो होता है वो इथेनॉल के प्राइस से बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट के सब्सिडी की वजह से या फिर गवर्नमेंट के जो प्लानिंग की वजह से ये हो रहा है कि इथेनॉल का प्राइस जो हो रहा है वो शुगर प्राइस से बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। तो अभी शुगर कंपनी ये करेगी, तो पहले स्टेप में ए हेवी शुगर निकालने के बाद ये दूसरे स्टेप में मेलोसिस निकालने का ट्राई करे। और कुछ कंपनीज तो ये भी करे कि पहले स्टेप में शुगर ही नहीं निकालता है, ये जो डायरेक्ट सिरप बनता है उससे डायरेक्ट मेलोसिस निकालते हैं। क्योंकि जो ए हेवी मेलोसिस निकलता है, जो पहले स्टेप में ए हेवी मेलोसिस, दूसरे स्टेप में बी हेवी मेलोसिस और तीसरे स्टेप में सी हेवी मेलोसिस निकलता है, तो अगर आप ए हेवी मेलोसिस निकालते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और सी हेवी मेलोसिस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो अभी बहुत सारे कंपनी शुगर ना निकाल के शुगर कंपनी सब इथेनॉल प्रोडक्शन में ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि शुगर इंडस्ट्री कैसे हमारे क्लाइमेट चेंज को सेव करने के लिए काम कर रही है। तो चलिए अभी वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि इंडिया अभी जिस तरह का स्टेप ले रही है, इससे एक चीज़ तो क्लियर होता है कि इंडिया अभी एक ग्लोबल लीडर के रूप में या फिर ग्लोबल पोजीशन में अपने अच्छा पकड़ बनाने के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज, कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज को छोड़ के बहुत सारे कंट्रीज स्टेप नहीं ले रहे, क्योंकि अभी इंडिया अपने सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ये जाके इंडिया को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट एक नया रेगुलेशन लेके आती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्ट करता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इफेक्ट जरूर करती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का जो नया रेगुलेशन आता है, किसी भी नया रेगुलेशन आता है तो एक इंडस्ट्री को किस तरह से इफेक्ट करता है। और तीसरा चीज़ ये है कि जो ईवी का एडाप्टेशन के बारे में सारे लोग बात करें तो उन्हें में अभी बहुत टाइम है। क्योंकि अगर जो बड़े बड़े कार कंपनीज के बारे में बात करें तो ये भी वो बोल रहे हैं कि 2025 से 2035 तक वो लोग पूरा ईवी को अडॉप्ट कर लेंगे। तो अभी 10 या 15 साल है उस चीज़ को। तो उसके बीच में हमें कोई ऐसा टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, ऐसे कोई और टेक्नोलॉजी पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्लाइमेट चेंज को भी सेव कर पाए और हमारे डिमांड को भी मीट कर पाए। तो आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इन वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।